ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। कल काउंटिंग डे, वो जो इंतजार के लम्हे हैं, दिल की जो धड़कनें हैं जो लगातार तेज होती जा रही हैं, वो कल और तेज होने वाली है, सांस अटकेगी, क्योंकि मतदान होगा। सुबह मतदान की गणना होगी, मतगणना होगी सुबह 8 बजे से। कौन जीतेगा कौन हारेगा, अलग अलग कयास लग रहे हैं। एग्जिट पोल्स की भरमार हो गई। अब की बार किसकी सरकार, फिर नीतीश कुमार या इस बार तेजस्वी सरकार, ये कयास तो लगाए जा रहे हैं। और इसके बीच टाइगर चाचा का भी जिक्र होने लगा है। आप कहेंगे टाइगर चाचा क्या हुआ? टाइगर भी और चाचा भी, इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग जगह, पर शख्स एक ही है। जेडीयू कह रही है टाइगर जिंदा है। नीतीश कुमार के बारे में पोस्टर लग गए हैं जेडीयू के दफ्तर में, और आरजेडी के दफ्तर में पोस्टर लग गए हैं अलविदा चाचा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का है ये पोस्टर, पर लगा है आरजेडी के दफ्तर में। तो यहीं पर असल खेल अटका हुआ है क्या? ये जो मतदान हुआ, बंपर मतदान हुआ, 10% ज्यादा 2020 के मुकाबले, जबरदस्त वोटर टर्नआउट, और इसमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 8.8% ज्यादा वोट किया है। इसे नीतीश का एक पक्का वोट बैंक माना जाता है, और 10,000 रुपए दिए गए। तो क्या लोग प्रो इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता के साथ खड़े दिखाई दिए क्या? कोई नाराजगी नहीं, या ऐसी नाराजगी सड़कों पर नहीं दिखी। ये बात मैं कह चुका हूं पिछले 2-3 दिनों में। मैं था बिहार में, लेकिन चुपचाप बैठे थे क्या? लोग नाराज थे पर खुलकर बोल नहीं रहे थे। यह सत्ता के विरोध यानी कि परिवर्तन की एक लहर चली है क्या बिहार में? और इसमें थोड़ा अतीत में भी चलेंगे। 1967 से हमने थोड़ा बिहार का चुनावी अतीत खंगाला, तो बहुत ही दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। एक बार को छोड़कर हर बार सत्ता परिवर्तन के लिए भारी इजाफा हुआ, वृद्धि हुई मतदान में। पर अतीत ही सब कुछ नहीं बताता है। हम थोड़ा सा वर्तमान में भी रहेंगे। पिछले 21 जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के 7-8 सालों में, 11 में सत्ता परिवर्तन हुआ, 10 में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, प्रो इनकम्बेंसी भी। भाई वोट प्रतिशत बढ़ता है, जबरदस्त होता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 2011 से चुनती हुई आ रही हैं। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प है। और महिलाओं के साथ साथ वो युवा, 2 करोड़ के करीब युवा हैं, 1.25 करोड़ तो 18 से 29 साल की उम्र के जेन जी, वो किसके साथ गए? उन्होंने तो जंगल राज नहीं देखा है। और उन्हीं को उत्तेजित भड़काने का काम भी हो रहा है क्या? आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो कह रहे हैं अगर कोई गड़बड़ झाला हुआ, कोई घोटाला हुआ, वोटों की चोरी करने की कोशिश की, तो जेन जी सड़कों पर उतर आएगा। भड़काऊ बयान देते भी दिखाई दिए आरजेडी के एक नेता। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है पटना में। तो कल का दिन इंतजार सबको है, थोड़ा तनाव भी होगा क्या? और 11-12 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, रुख साफ हो जाएगा, या अटक भी सकता है चुनाव। और दोपहर तक का भी, 3-4 बजे तक का भी क्या इंतजार करना पड़ सकता है? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे बिहार की। कल बिहार में वोटों की गिनती होने वाली है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी का 21 साल पुराना कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम का जो नाम है, जो सवाल है, दरअसल इस सवाल का जवाब मिलेगा कल, या दरअसल मिल भी पाएगा। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं
क्योंकि 2 दिनों से जो अंबार लगा हुआ था, भरमार हो रही थी एग्जिट पोल्स की, जिनके नाम भी नहीं सुने वो भी अपना आकलन दे रहे थे और हम चला भी रहे थे, उन सब के बीच एक्सिस माई इंडिया ने थोड़ी कांटे की टक्कर वाली तस्वीर पेश कर दी। प्रदीप गुप्ता ने 121 से 141 एनडीए यानी कि 131 और 98 से 118 यानी कि 108 बीच की फिगर महागठबंधन को दे दी। 121 कहना मतलब एक आशंका जाहिर कर दी कि भाई हो सकता है एनडीए की सरकार ना बने, और बिल्कुल द्वार पर खड़ी हुई महागठबंधन की टीम भी वो गठबंधन दिख सकता है। 118 ये सवाल मैंने प्रदीप गुप्ता से कल पूछा भी था, भाई 123 से 143 कह देते, बात खत्म। तो अगर अटकने वाला खेल है तो लंबा भी चलेगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का सीधे सीधे क्या जवाब नहीं मिलेगा? नए समीकरण भी आ सकते हैं क्या? और उसकी एक वानगी आज देखने को मिली। जेडीयू के दफ्तर पर पोस्टर लगे, टाइगर जिंदा है, सलमान खान की फिल्म का टाइटल है ये, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार को टाइगर बताया गया कि नीतीश कुमार अभी जिंदा हैं, वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यकों के संरक्षक हैं। तो ताल ठोक रही है क्या जेडीयू? और जो आंकड़ों में एक तस्वीर, एक दिलचस्प तस्वीर जो उभर कर आ रही है, जेडीयू जो पिछली दफा 43 सीटों पर ही सिमट गई थी, 75 सीटें आई थी बीजेपी की, पर मजबूरीवश नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इस बार दरअसल जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें लेती दिखाई दे रही है। यह एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा है। तो अब एक उत्साह, एक जोश आ गया है क्या कि और मत करो, नेतृत्व की बात करो, मुख्यमंत्री चेहरा का ना के सवाल पर मोहर ना लगाइए, अब तो लगानी पड़ेगी, अब तो नीतीश ही बनेंगे। क्या यह कहती दिखाई दे रही है जनता दल यूनाइटेड? उधर आरजेडी के दफ्तर में पोस्टर लगे हैं, चाचा अलविदा, कि हो गया 20 साल का राजकाज आपने चला लिया, सरकार चला ली, अब परिवर्तन की लहर आ गई है, अब आप बदले जाएंगे, तो चाचा अलविदा। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी के बिहार यूथ अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने यह पोस्टर लगाए हैं, आरजेडी के दफ्तर में पोस्टर लगे हैं। इसमें एक और दिलचस्प कड़ी यह है कि आरजेडी हेडक्वार्टर्स पर तेजस्वी को नायक बताने वाला पोस्टर गायब हो गया है। तो अब नायक नहीं मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? 36 साल की उम्र में तेजस्वी यादव, 32 साल की उम्र में प्रफुल्ल महंता 80 के दशक में असम के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के कगार पर पहुंच जाते हैं या बनते हैं तो सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक होने वाले हैं। पर इसमें अब सवाल आ जाता है, जो नीतीश पर थोड़ा सा आक्रामक होती दिखाई दे रही है जेडीयू, क्या यह प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है? अगर एनडीए सत्ता में एक बार फिर वापसी करता है, क्योंकि 10% का इजाफा मतदान में, उसमें 8.8% पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, और 10-10 हजार रुपए तो खटाखट गए, 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में। उन्होंने बम्पर वोट दिया है क्या? पहली नजर में ऐसा दिखा, लेकिन फिर यहां पर एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा आता है। 45% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया, लेकिन 40% ने महागठबंधन को भी वोट दिया। ऐसा नहीं है कि भाई सारी महिलाएं वो तो चल पड़ी नीतीश के साथ, या नीतीश के साथ ज्यादा चली, बीजेपी के साथ नहीं गई। यहां पर नीतीश फैक्टर और मोदी फैक्टर में भी थोड़ा सा अंतर करने की जरूरत आ रही है क्या? डबल इंजन सरकार को वोट मिला है या नीतीश कुमार को वोट मिला है? और प्रो इनकम्बेंसी की बात हो तो 1995, 1990
ये 3 बार ऐसा हुआ है बिहार में कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इस बार जो मतदान हुआ है वो 67.13%। तो 90, 95, 2000 तीनों बार लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी। तो यहां आरजेडी को फायदा होते दिखता है, भाई 60 से ऊपर गया। पर इससे और बेहतर तस्वीर या आकलन करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा 1967 तक। तब मतदान में वृद्धि हुई थी 7% और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया था बिहार में। फिर 1980 में 6.25% का फिर से एक जंप आया, वृद्धि हुई मतदान में, वोटर टर्नआउट में। तो कांग्रेस की जीत हो गई, उन्होंने जनता दल को बाहर कर दिया। फिर 1990 में फिर से 5.6% का इजाफा हुआ, तो जनता दल ने कांग्रेस को सरकार से हटा दिया। वो जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, वो हट गए। और ये तो सत्ता परिवर्तन हुआ 3 बार। लेकिन 2010 में 6.88% इजाफा हुआ वोट में, और बम्पर जीत नीतीश कुमार ने, एनडीए ने दर्ज की थी। ऐसी जीत की नेता प्रतिपक्ष भी आरजेडी नहीं बना पाया अपना, क्योंकि 52% ही वोट हुआ उस वक्त। आप कहेंगे 52%, और उसमें भी 6.25% का इजाफा हो गया था। जी, 2005 में 2 बार चुनाव हुए, 45% मतदान हुआ था सिर्फ। अब प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी में अब यहां आंकड़ा और दिलचस्प हो जाता है। और वो दिलचस्प क्यों? हम महिला फैक्टर की जब बात करते हैं तो हमें साथ साथ पुरुषों की भी तो बात करनी होगी। और पुरुषों में युवाओं की, जेनजी की, 18 से 29 साल वाले लगभग 2.25 करोड़ युवा हैं। युवा भी हैं, युवतियां भी हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। और पिछली दफा 18 से 29 साल की आयु वर्ग में जो युवा थे, पुरुष, उन्होंने 6% वोट ज्यादा दिया था गठबंधन को, महागठबंधन को। अब उनमें से कुछ तो 34 साल की उम्र तक के हो गए। तो 34 साल की उम्र तक का जो आयु वर्ग है, 2 करोड़ युवा है। बिहार सबसे युवा राज्य है, 22 साल औसत उम्र है। 58% आबादी 25 साल से कम की है। और यहां पर बढ़त कौन बना रहा है? सभी पुरुषों में 34 से ऊपर वाले भी, 45 से ऊपर वाले सब एनडीए को वोट देते दिखाई देते हैं बड़ी तादाद में। महागठबंधन ने पुरुषों में बढ़त बनाई, तमाम पुरुषों में। लेकिन 18 से 29 में कितनी बढ़त बनाई है? वहां पर खेल अटका हुआ है क्या? और जो 1 करोड़ रोजगार तो नीतीश ने देने की बात की, 2.5 करोड़ परिवारों को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी 20 महीने के भीतर, ये तेजस्वी ने बड़ा एक इनक्रेडिबल सा ऑफर जो दिया। बता नहीं पाए उतने पैसे कहां से आएंगे, ये सवाल मैंने पूछा था। पर क्या भागते भूत की लंगोटी सही, वो आदमी और खासकर यूथ इतना आजिज है। पर्चे लीक हो जाते हैं, तारीख पर तारीख दी जाती है, अगली बार होगा, अगली बार होगा। 11-11 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी परीक्षा दी थी उन्होंने, कोई परीक्षा, उसका नतीजा आ जाए। तो वो परेशानी, वो व्यथा, वो नाराजगी, वो गुस्सा क्या सत्ता विरोध के नाम पर फूटा है क्या ईवीएम पर बटन दबाने को लेकर? यह अपने आप में सवाल है। और इन्हीं युवाओं को क्या भड़काने की भी कोशिश की जा रही है? आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो कह रहे हैं कल कोई भी गड़बड़ झाला हुआ तो नेपाल बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे, श्रीलंका वाले। सुनिए क्या कह रहे हैं सुनील सिंह। अगर आप जीते हुए कैंडिडेट को अगर आप हराइएगा, आप हारे हुए कैंडिडेट को आप जीतने का सर्टिफिकेट दीजिएगा, तो आपको यहां पर नेपाल जैसा दृश्य देखने को मिलेगा। लग नहीं रहा कि सर आप अपने बयान से कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं सत्ता पक्ष वाले? हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल शालीनता पूर्वक हाथ जोड़कर वैसे पदाधिकारी को निवेदन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए, आप ईमानदारी के साथ काम कीजिए।
अब सुनील सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के इल्ज़ाम के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और ठीक की गई है। भड़काने का, उकसाने का किसी को कोई हक नहीं है, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए सभ्य समाज में, लेकिन चुनाव में हेरा फेरी, वोट चोरी, इसके लिए भी कोई जगह नहीं है। और प्रशासन को, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ झाला कल वोटों की गिनती के दौरान ना हो। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं आरजेडी के लोग हार की आशंका से हताश, बिहार में कानून का राज, गुंडा राज वाली सरकार नहीं चलेगी। अब गुंडा राज से याद आया, वो मोकामा में बाहुबलियों की लड़ाई हो रही है। सूरजभान की पत्नी है, वो भी बाहुबली, और अनंत सिंह वो तो जेल में बैठकर ही चुनाव लड़े। वहाँ पर मिठाई, पकवान, अभी से तैयारी हो गई है, गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में भी लड्डुओं की तैयारी हो गई है। कई बार वो लड्डू बर्बाद भी हो जाते हैं, ये भी हमने होता देखा है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं लोगों ने 20 साल की सरकार के खिलाफ वोट दिया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बिहार की जनता आरजेडी और कांग्रेस का जंगल राज वापस नहीं चाहती है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, टाइगर जिंदा या चाचा अलविदा? और सत्ता के साथ या विरुद्ध तय करेगा बिहार का युद्ध। बिहारी सत्ता के साथ हैं या सत्ता के विरुद्ध हैं। चर्चा में मेरे साथ AK वाजपेयी हैं, LJP रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता। सुबोध मेहता हैं, प्रोफेसर सुबोध मेहता, RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता। नूरुल होदा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं VIP के। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। दबंग दिबांग भी अभी आने वाले हैं, कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं लगता है। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार KC त्यागी, वरिष्ठ नेता हैं, JDU के सलाहकार रह चुके हैं नीतीश कुमार के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो KC त्यागी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनका नाम लेने में गुरेज किया खास प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो ये चुनावी एग्जिट पोल्स की भरमार और बहार आई और उसमें नीतीश कुमार नैया पार लगाते दिख रहे हैं, थोड़ी राहत की सांस है आपके लिए? संदीप जी, हमें तो आपसे बातचीत होती रहती है, चैनल पे भी, बाहर भी। हमें कभी भी इस तरह का कोई शक शुबा नहीं रहा और हमारे अपने युग की बात हम आपसे करते हैं। राजनीति हमारे लिए कोई मौज मस्ती की चीज़ नहीं थी। जब हम आए थे, जब रामविलास जी आए थे, इवन जब लालू जी भी आए थे, नीतीश जी भी आए थे, शरद यादव जी भी आए थे, ये जेल जाने की, कोड़े खाने की पुलिस से, वो दौर था ये। तो नीतीश कुमार अब जो बचे हुए लोग हैं उनमें से अंतिम हैं। लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरद यादव जी, रामविलास जी चले गए, तो लोहिया कर्पूरी ठाकुर का ये अंतिम दिया है जो जल रहा है इस समय, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं संकल्पों को लेकर के। और ये चुनाव जो आपका, मैं लंबा विश्लेषण देख रहा था, रोज भी देखता हूँ, ये एंटी इनकम्बेंसी तब हो जब नीतीश जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हों। जैसे हमारे RJD के मित्र कह रहे थे जैन जेड हो जाएगा, तो मैं इनको और भी बता दूं, मेरी नेपाल में बहुत जानकारियां रहती हैं। जैन जेड में जो विपक्षी दल के नेताओं थे उनको भी लिंच किया गया था, उनके भी घर लूटे गए थे। उस पर रुका है, खाली रूलिंग पार्टी के लिए नहीं होता जैन जेड, वे व्यवस्था के खिलाफ होता है। खैर, तो एक तो जो आपका लंबा विश्लेषण है उसको मैं संक्षिप्त करना चाहता हूँ, काफ़ी विद्वान मेरे साथी बैठे हुए हैं। एक तो और जो नया मतदाता है उसका स्वभाव मूलतः व्यवस्था विरोधी होता है, परिवर्तन समग्र होता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ।
लेकिन बिहार जो है समूचे देश से मैं अलग कर लेता हूँ। और बिहार परिवर्तन का वो नायक है, जब इंदिरा जी 1971 के चुनाव में विश्व विजेता हो गई थी, उसको भी पराजित करने की उर्वरक जमीन जो हुई जयप्रकाश जी के तो नेतृत्व में जब बिहार में। भी 60 से ऊपर परिवर्तन जाता है विरोधी। मतदान प्रतिशत, तो लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन जीतता दिखाई दिया है। ये थोड़ा परेशान करने वाला है क्या आंकड़ा, या ये अतीत? ना, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे बताया ना, नीतीश कुमार जी पर्सनली उनके खिलाफ, देखिए नायक जो है नीतीश कुमार है, युद्ध का कोई घोषित हुए हो या ना हुए हो, बिहार की इससे जनता ने थोड़ा घोषित नुकसान कर हुआ रखा क्या? that he is our नायक। बीजेपी को क्या उन पर नायक उन्हें घोषित कर देना चाहिए था? तो शायद जिस जीत की ताल आप ठोक रहे हैं वो और पक्की हो जाती। बिहार का कोई भी बीजेपी का नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने सार्वजनिक सभाओं में, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं कहा, मैं कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, सबसे आम मतदाता भी और बीजेपी कार्यकर्ता किसे गंभीरता से लेता है? प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को ना। नहीं, मैं उसमें उसके बंटवारे में नहीं जाना चाहता। बिहार जो है उसने अपना नेता नायक जो है अब से 20 नहीं, अब तो आपने भी कह दिया ना, पोस्टर लगा दिए कि टाइगर जिंदा है भाई। या यही वजह नीतीश को लेकर एक असमंजस जो रहा, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभरती दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर पर जेडीयू है, और मुख्यमंत्री की पहली पसंद 34% लोगों की तेजस्वी है, 22% की नीतीश। ये थोड़ा सा असमंजस, कंफ्यूजन बनाए रखी बीजेपी ने, उसकी वजह से है क्या? नहीं, मैं उस बहस का हिस्सा मैं कल बनूंगा, आज नहीं बनना चाहता। अभी मेरा ये मानना है कि जो 7-8% वोट ज्यादा पड़ा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व के स्थायित्व के लिए बड़ा है, नीतीश कुमार को हटाने के लिए नहीं है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्या नीतीश कुमार पर एक नए पैसे की बेईमानी का आरोप है? क्या नीतीश कुमार पे परिवारवाद का आरोप है? क्या नीतीश कुमार पे प्रगति कम करने का आरोप है? क्या नीतीश कुमार पे डेवलपमेंट में रुचि ना लेने का आरोप है? और ये सारे आरोप जो हमारा विपक्षी दल है उस पर चिपके नहीं है, तो भी सबसे बड़ा दल विपक्षी दल ही बन रहा है। 15 साल का मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी ही दिखाई दे रहे हैं। इस बात को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है केसी त्यागी? निसंदेह आरजेडी का जो जन आधार है वो काफी है और आक्रामक भी है, और उसने अपनी आक्रामकता दिखाई भी है। ये भी मैं इसे मुझे एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के आभा मंडल के नीचे वो उनसे आगे नहीं निकलता, उनके बाद हो सकता है, मैं उस पर भी बहस नहीं कर रहा। तो इसीलिए आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, आप इतने तजुर्बेकार हैं केसी त्यागी साहब, आपने, और दर्शकों इस बात को नोट कीजिएगा, केसी त्यागी साहब ने, मैं लगातार पूछा कि भाई बीजेपी ने नाम नहीं घोषित किया, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, कि वो कल कर लेंगे विश्लेषण। तो कल जब एक बार पक्का हो जाएगा कि जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत रही है, तब थोड़ा वक्त आएगा खरी खरी सुनाने का। सही समझ रहा हूं मैं आपके इशारे को केसी त्यागी साहब? तब थोड़ी प्लेन स्पीक होगी बीजेपी के साथ। हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें जो जितनी चर्चाएं अफवाहें चल रही हैं, मैं पार्टी का जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते कहना चाहता हूं, इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। एनडीए की सरकार बन रही है, हमारा बहुमत है, और बिहार की जनता का मुख्यमंत्री, एक रात बहुत लंबी होती है। जॉर्ज फर्नांडिस सत्ता पक्ष के साथ पूरा पुरजोर समर्थन करते हुए सदन के पटल पर दिखे, अगले दिन दूसरे पाले में चले गए थे। आपके फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं आपकी पार्टी के, और नीतीश कुमार का तो सब जानते हैं। और मेरे और जॉर्ज फर्नांडिस के सीनियर नेता थे मधुलिमय जी। उन्होंने जब मुरारजी भाई के पक्ष में भाषण दिया तो मधुलिमय जी ऑलरेडी चौधरी चरण सिंह जी के साथ जा चुके थे, और उनके आभा मंडल से
वो दूर नहीं हो सकते थे। नीतीश कुमार के पास आज कोई मधुली में भी नहीं है, वो मधुली में भी है, जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं ये सत्ता के साथ रहने का ऐसा जनादेश दिया है बिहार की जनता ने। प्रोफेसर सुबोध मेहता, जनता साथ है, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं दिखी, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। मैं अपना भी जोड़ दूं, 5 दिन में था बिहार में, ऐसा मुझे कोई नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर नहीं दिखी, एक सहानुभूति, एक नॉस्टैल्जिया भी दिखा। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई राम राज्य आ गया। दिक्कतें बहुत हैं, वो मैं पहले भी गिनवा चुका हूँ। 66,000 की आय, प्रति व्यक्ति आय, सबसे गरीब प्रदेशों में से एक, 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 52% लोग उसके नीचे, विदेशी निवेश के नाम पर 1,650 करोड़ ही 7 साल में लेकर आए, साक्षरता दर 61%, 8 हत्याएं रोज, 4 साल में 26 पुल गिर गए, सब कुछ है। उसके बाद भी नीतीश के साथ दिख रही है क्या जनता? देखिए, अभी आपने विफलताओं का इमारत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में बताया, जो 20 साल में इनका कार्यकाल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी के ऊपर ही वोट हुई है, तो मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता है। और हाँ, ये जो है कि एक्सेस इंडिया का जो आपने जिक्र किया कि उनका जो सर्वे है उसके आधार पे अगर आप इस पे बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर भी थोड़ा कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, पूरे बिहार में लगभग जो है 37,000 से ज़्यादा गांव है, और इस बार का जो पोलिंग स्टेशन था वो 90,000 पोलिंग स्टेशन था। और जो सर्वे का जो सैंपल है इनका, ये कह रहे हैं कि मात्र 2100 गांव में वो गए हैं। अब 42,000 का इनका सर्वे है, मतलब एक गांव में एक आदमी का भी सर्वे, और या कहे तो एक पोलिंग स्टेशन पे भी नहीं, 0.5 का है। अगर सर्वे होता है, मैं मानता हूँ ठीक होती है, लेकिन उसका जो रेंज होना चाहिए कम से कम टोटल पॉपुलेशन। ये देखिए, अगर अच्छी तरह से स्ट्रैटिफाइड है डेटा, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, 42,000 भी बहुत हो जाता है। पर आपको तो सबसे बड़ी पार्टी भी तो बना रहे हैं, तेजस्वी पहली पसंद है मुख्यमंत्री की, ये भी बता रहे हैं। 90% यादवों ने आपको वोट दिया, 79% मुसलमानों ने वोट दिया है, ये भी बता रहे हैं। देखिए, आप ये देखिए कि जब से हमारी पार्टी बनी है, मात्र 2010 को अगर आप छोड़ दें, तो 2010 के बाद लगातार जितने भी ये 15 का, 20 का और आज का जो इलेक्शन की बात हो रही है, तो बिहार की जनमानस ने नंबर 1 पार्टी जो है तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बनाई गई है। और 2015 में भी हम कमजोर कड़ी भी तो साथ में है। कांग्रेस नहीं लेगी उतनी सीट, या वीआईपी को बहुत ज्यादा सीटें दे दी आपने। अभी नूरुल हुदा साहब से भी मैं पूछूंगा, आप अच्छा प्रदर्शन कर दें, बाकी नहीं साथ दे पाए। पिछली बार भी कांग्रेस 70 में से 19 सीट ही जीत पाई, अगर वो 30-35 का आंकड़ा छू लेती तो बन गई थी सरकार। देखिए, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में कोई सीट कमजोर सीट और बरियार सीट नहीं होता है, कोई पार्टनर कमजोर और बरियार नहीं होता है। एज ए टीम हम लोग काम करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस को जो दी गई सीटें थी या वो कम इम्पोर्टेंट की थी, या फिर जो आरजेडी लड़ रही थी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट की थी। अरे फ्रेंडली फाइट भी तो करते दिखाई दिए दर्जन भर सीटों पर आप। देखिए, कभी कभी फ्रेंडली फाइट भी फ्रूटफुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, बगल में ही झारखंड कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ था, हम लोगों ने जिस पे फ्रेंडली फाइट किया वहाँ हम जीत गए। तो ये कंटेक्स्ट जो है के आधार पे बात करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक ये बात रही कि अगर त्यागी साहब अभी बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने बात कहा कि नीतीश कुमार जी जो हैं एक ऐसे दिए हैं जिन पे कोई लालछन नहीं लगा सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे साथ नीतीश जी थे 2022 से स्टार्ट में आए थे, तो 55 घोटाले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इन्होंने ठोका था, लिस्ट गिना दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो डीएनए मांग लिया था ना 2015 में जब हमारे साथ थे ये, और डीएनए में रिटर्न में जो है बाल और नाखून काट कर दे दिया था, उसका रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है। तो बिहार की जनमानस को जो इंटीग्रिटी पे धब्बा पहुंचाया है माननीय प्रधानमंत्री ने। युवाओं पर जो आप बैंक कर रहे हैं, आपके एमएलसी सुनील सिंह कह रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ जाला किया। देखिए चौधरी साहब, आप क्या सड़कों पर हिंसा करवाना चाहते हैं? देखिए चौधरी साहब, इस बात को लेकर 2 तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक फैक्चुअल एनालिसिस शब्दों का होता है जो आप कर सकते हैं, एक जो है कंटेक्चुअल एनालिसिस होता है।
वो बात कर रहे थे कंटेक्स्ट में 2020 के। 2020 में जिस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4 घंटे तक जो है काउंटिंग को रोका गया, रात में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, हमारे कैंडिडेट जब बाहर की तरफ आए तो उनको हरा दिया गया, तो इसी बात को लेकर वो कह रहे थे कि कैंडिडेट एकदम तब आना जब सर्टिफिकेट अपना लेकर आना। और जिस तरीके से बॉर्डर हमारा साथ है नेपाल का, तो वो कह रहे थे कि भैया जो जनमानस है, अगर ये पिछले ऐसी बार की शब्दावली तरह से बचना चाहिए कि नहीं? ऐसी शब्दावली से बचना तब चाहिए जब आप फैक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ कंटेक्चुअल एनालिसिस हो रहा था, ये पिछले बार बस का जिक्र यही कर रहे समझाते थे। रहिएगा कि फैक्चुअल क्या है, कॉन्टेक्चुअल नहीं, क्या है। वो तो युवा हाथ को तो जोड़कर लगता कह है रहे थे, शालीनता से कह रहे थे कि हम शालीनता से आग्रह कर रहे हैं कि पिछले बार की तरह पीठासीन अधिकारी लोग कुछ जो है अपना ध्यान दे इस बात को, जैसा पिछले बार हो गया वैसा नहीं होना चाहिए। इसका जो है वो आग्रह कर रहे थे। अगर आग्रह कर रहे थे, धमका रहे थे? नहीं, आगरा को अगर धमकाने का कंटेक्स्ट में फैक्चुअल बोलिएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपको लगेगा धमका रहे थे। लेकिन जिस व्यवस्था तो खैर एफआईआर दर्ज हो गई है उन पर अब थोड़ा डिकोड करते हैं। दावे दोनों तरफ के हमने सुन लिए। प्रोफेसर संजय कुमार, मुझे एक चीज बताइए, ये जो एक्सेस माई इंडिया का आंकड़ा है, 43% वोट बैंक एनडीए का, 41% वोट बैंक महागठबंधन का बताया गया है, 2% का अंतर। लेकिन सीटों में लोअर लिमिट 121 की एनडीए की और अपर लिमिट आरजेडी की 118 की। मतलब ऐसी आशंका भी जाहिर कर दी गई है इस पोल में, एग्जिट पोल में, कि शायद बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए एनडीए। पिछली दफा अगर हम देखें 12,500 वोट का अंतर था, 0.03% का अंतर था वोट में कुल। तब 110 125 थी एनडीए की, 110 थी महागठबंधन की। इस बार तो ये बड़ी क्लोज फाइट, 2% के अंतर के बावजूद। इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, प्रदीप गुप्ता ने जो अपना पोल किया है, एग्जिट पोल किया है या पोस्ट पोल किया है, इसकी मेथोडोलॉजी का मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि क्यों उन्होंने एक तो बड़ा रेंज लेते हैं 121 से लेकर करके 141 145 ये सवाल मैंने पूछा उनसे। तो कई बार मुझे मालूम है वो जिस तरह से एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं, हाँ, ये बार वो बार ये कहते हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सर्वे के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से लगता है कि दो पार्टियों के बीच में, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में गैप जो है वो बहुत कम है। तो कहते हैं उन सीटों का इधर और उधर हो जाने की गुंजाइश बनी रहेगी, इसी के लिए वो रेंज बढ़ा लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल उन्होंने जो पब्लिक के सामने दिया, उसमें इस शंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये बताया कि हंग असेंबली भी हो सकता। हंग का मतलब एनडीए हो सकता है कि आंकड़ा पार ना कर पाए बहुमत का। मुझे संभावना कम लगती है, क्योंकि बाइपोलर कंटेस्ट है, 2% का फासला उन्होंने बताया, 41 और 43। अनलेस अंटिल की जो थर्ड फोर्सेज हैं, जिसमें वही तो जोकर इन द पैक है ना। अगर ताश में जैसे जोकर होता है, तो पीके इस कॉन्टेस्ट में, इस चुनावी जंग में जोकर हैं। अब वो कितनी सीटों पर 10-12 हज़ार 15 हज़ार वोट ले जाते हैं। 56 सीटों पर पिछली बार 5,000 के कम के अंतर से फैसला आया था। क्या हम पीके का नफा नुकसान, या वो किसको नफा देंगे किसे नुकसान देंगे, उसको प्रॉपरली एनालाइज भी कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? इस वक्त तो कर पाना, देखिए इस वक्त तो कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते और ये इस बात का पता नहीं चलता कि कितनी सीटें कम मार्जिन से डिसाइड हुई हैं और क्या उन सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी को जीत हार के अंतर से ज़्यादा वोट आया है, जब तक ये आंकड़े नहीं आएंगे तो इसका विश्लेषण पूरी तरह से नहीं। सटीक इसमें एक तरीके से आंकड़ा नहीं हमारे किया जा पास सकता। है, एक इस आंकड़ा वक्त है सिर्फ प्रोफेसर अटकलें साहब, लगाई जा सकती है, अनुमान लगाया जा 2020 सकता के चुनाव में चिराग पासवान अलग थे, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, वो हनुमान की भूमिका में थे और नुकसान भी किया जेडीयू का। 135 सीटों पर लड़े, एक ही सीट जीत पाए, वो भी चला गया था छोड़कर उन्हें एमएलए, पर 6% वोट ले गए 135 लड़कर, क्योंकि इतना लड़े तो 6% वोट भी आ गया। अब 238 सीटों पर पीके लड़ रहे हैं और वो भी 2 साल से जमीन पर उतरे हुए थे, तो क्या वो 4% ही वोट लेंगे?
मेरा अनुमान भी लगभग कुछ ऐसा ही है। अगर मैं कहूं अपने हिसाब से कि अगर अटकलें लगाई जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा कमाल करने वाला है पीके की पार्टी। कल तो वैसे नतीजे आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी पार्टी कोई बड़ा मैंने ये सवाल भी पूछा था प्रदीप गुप्ता से कि अगर 6% ले जाते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 6% वोट बैंक ले गई, कि फिर तो बिल्कुल पलट जाएगा। आपका आकलन क्या है? हाँ, पलट जाएगा नहीं, पलट जाएगा ये तो कहना मुश्किल है। अगर आप 4% का अनुमान है और उससे 6 या 7 हो जाए तो वोट किसका जा रहा है इस पर निर्भर करता है। ये ज़रूर है कि सारे अनुमान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद प्रशांत किशोर को ज़्यादातर वो वोट मिल रहा है जो अगर प्रशांत किशोर नहीं होते तो उसका बड़ा हिस्सा शायद 1% यादवों का, 1% मुसलमानों का, 7% जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग, वो तो एनडीए का वोटर हो गया ना, उधर ज्यादा काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अनुमान मुझे लग रहा है शुरू से लगाया जा रहा था, और जो एग्जिट पोल के सारे अनुमान है वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक बात पे मिल रहा है, आप 6% वोट ले गए थे, ये पीके को लेकर थोड़ी धड़कने अभी भी तेज हो रखी हैं कि ये क्या करेंगे। आपको क्या जवाब दूं इस क्वेश्चन का? हाँ, तो वो बड़ा 6% अगर पीके ले गए तो 6% हमारा वोट इन हो गया। तो पिछली बार जो सिचुएशन थी, अगर बात आपकी मान भी ले, बार 135 पर लड़ रहे थे, 29 पर 6% ले पाएंगे क्या? हम एनडीए की बात करें। नहीं, 6% करेंगे तो कंपेयर अच्छी तरीके से बिल्कुल ठीक है। पीके ले गए, 6% माइनस हो गया, 6% प्लस कर लो चिराग वाला, हमारा वाला वोट, तो सिचुएशन तो पुरानी वाली आ गई ना एनडीए की। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब लेकिन प्लीज कहीं यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके स्टैटिस्टिक्स मत पढ़ाना, सब फेल हो जाएंगे। अभी तो चुनाव की बात हो रही है। चुनाव में कल रिजल्ट आ जाएंगे सुबह आपको, है ना जी। और जब रिजल्ट ऐसी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दी तो बंटाधार हो जाएगा। कल से स्टैटिस्टिक्स चल रही है और क्या चल रहा है, कल तो आपने खुद ही कही ये बात। तो वो सब तिकड़ में चल रही है, सब अनुमान चल रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि मैं सोच रहा था कि कारण क्या है जो इतने परसेंटेज आए, ये मेन मुद्दा है। ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी, एक तो ये मुद्दा है। नंबर 2, नहीं, इसका जवाब दीजिए आप। मैं तो इसको मान के चलता हूं कि प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी का नजर नहीं आ रहा कहीं हमको। लेकिन दूसरा एक ये युवा जो खड़े हुए थे, युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। हाँ, उसका इसी से रिलेटेड है। वो जो डंडे खाते घूम रहे थे पटना की सड़कों पर। तेजस्वी ने एक घोषणा की पूरे चुनाव में जो युवाओं को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन युवा ने जब उसको असेस किया कि 2.5 करोड़ परिवारों को एक को सरकारी नौकरी दे देंगे, उसको जस्टिफाई तो किसी एंगल से कर नहीं पाए। देखिए आज ये का 10,000 रुपए खटाखट दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए तक, 2 करोड़ महिलाओं को, 4 लाख करोड़ का खर्चा है, उसमें 9 लाख करोड़ का है। की इस बात का यकीन युवाओं ने किया? सवाल इस बात का है, तो जवाब ये आएगा कि नहीं किया। तो फिर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों ले रहे थे? दूसरा सवाल ये है ना, इसका जवाब दीजिए ना। युवा भी कतार में लगे दिखे, 2 करोड़ हैं। हाँ तो देगा, युवा तो देता ही है वोट, पिछली बार भी दिया युवा ने। 6% ज्यादा। मैं क्या कह रहा हूँ, यकीन तेजस्वी की बात का किया या नहीं किया, सवाल ये सवाल यहाँ पर है। हाँ। या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये भी एक कारण रहा है, एक बड़ा फैक्टर जिसकी चर्चा नहीं हुई। पहले ही आ गया कि नीतीश के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि उनको वोट मिला है, और वोट मिला है तो उसमें भी प्लस हो गया महिलाओं वाला वोट। अब आप वही कह दोगे कि जी घूस है, वो चीजें नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, वो तो लास्ट मिनट पर दिया गया ना। नहीं दिया, हम कह रहे हैं वो तो 1.5 साल पहले पॉलिसी बनाई। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है, और इलेक्शन की डेट से पहले हमने अनाउंस कर दिया और पेमेंट भी कर दी, और आगे भी चलेगी। तो हमारा कहना है कि वोट क्यों बढ़ा, तो जो महिलाओं को अट्रैक्शन हुआ, और ये आज की बात नहीं है, पहले जब जिनको साइकिलें दी गई थी वही महिलाओं का तो आंकड़ा मैंने बताया ना, 45% ने आपको वोट दिया, 40% ने महागठबंधन को। उसमें कोई ऐसा दिन रात का अंतर नहीं है। नहीं, ये अभी महिलाओं का आंकड़ा कि उनको इतना दिया, हमको दिया, ये अभी आप मान नहीं रहे। नहीं, हम इस पे सहमत ये आप नहीं मान रहे। नूरुल हुदा साहब, पर ये मतदान में जो इजाफा हुआ है, आपकी निगाह में वजह क्या थी? इससे पहले कि मैं प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी पर आऊं, कारण क्या है इतना ज्यादा मतदान जो हुआ? संदीप जी, आपने सबसे अनुभवी हमारे त्यागी साहब बैठे हैं पैनल पे, आपने उनकी 2-3 बातों को गौर नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अंतिम पंक्ति के नेता हैं और वो
वो सारे उस वक्त के उनकी पंक्ति के लोग राजनीति से या तो रिटायर हो चुके हैं या उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनका नाम घोषित न होना वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपने कहा कि वो टाइगर जिंदा है फिल्म का सीक्वल आपने देखा होगा। टाइगर जिंदा के सीक्वल में सलमान खान रॉ से रिटायरमेंट ले लेता है। तो ये बहुत सही समय है, लोगों को पता है कि नीतीश जी अब अगले मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने रिकंसाइल भी कर ली। नहीं, फिर उसमें वही बात आपने कहा, एक दो बात मैंने पकड़ी नहीं केसी त्यागी की। केसी त्यागी ने कहा, जब मैंने 2 बार पूछा कि ना प्रधानमंत्री मोदी ना गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया नीतीश कुमार कि कल कर लेंगे इसके बारे में बात, तो कल शायद कुछ खरी सुनाएंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं, उनका अपमान और उनका अनादर करना नहीं है, मुझे वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। नहीं खरी सुनाएंगे शायद बीजेपी को, इसमें क्या अनादर हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। कल आप केसी त्यागी साहब के प्रवचन सुनेंगे, वो कुछ और होगा, वो फूल बरसाएंगे आरजेडी और महागठबंधन पे, आप चिंता मत करिए। अच्छा, पहले से ही आश्वस्त हैं? हाँ, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त है। देखिए वहां आप कल तो आप लोगों ने चैनल ने, देश के प्रमुख चैनलों ने और प्रमुख जिसको कहते हैं एग्जिट पोल ने, एग्जिट पोल इज नॉट द एग्जैक्ट पोल, इट इज ए सैंपल एनालिसिस। सैंपल एनालिसिस पे कल आप लोगों ने 200, 185, 196 कुछ नंबर्स दे दिए, खास करके जो हमारे एग्जिट पोल्स के पैनल्स थे, चाणक्य एंड अदर्स, उन सब का हाँ, बहुत से ऐसे भी एग्जिट पोल है, वो मैंने बोला खुलकर, हम बोलते हैं अपने कार्यक्रम में कि जिनका नाम ही नहीं सुना, मैंने ही नहीं सुना, तो आम दर्शक ने कहाँ सुना होगा, और उनके आंकड़े भी फ्लैश हो रहे थे स्क्रीन पर। 2/3 मेजॉरिटी दे दिया। और पर मेरा सवाल ये है नुरुल साहब, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है, ये बढ़ा हुआ मतदान वजह क्या है, वो तो बताइए ना। किसने बढ़ चढ़कर वोट दिया? ये महिलाओं ने दिया, युवा ने दिया, किसने दिया? अगर आप बहुत कैंडिड होना चाहते हैं तो इसमें 2-3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है सर का अफवाह। सर का अफवाह ये था कि अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आपका नाम नागरिकता से कट जाएगा। ये मैंने 6 तारीख को ही इस बात की शंका जाहिर की थी। तो आप कह रहे हैं कि लोगों में एक दहशत थी कि अरे वोट नहीं डाली तो वोट अधिकार भी चला जाएगा, नागरिकता भी जा सकती है, नौकरी नहीं मिलेगी या राशन भी थम जाएगा। बिल्कुल था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रेनों में भर के अरुणाचल और आसाम से जो बिहार के प्रवासी लोग हैं, गुजरात से, वो हवाई जहाज का 40-40 हजार रुपए में टिकट लेके वोट देने आए हैं। सारे बच्चे, मैं दिल्ली में ब्यूरोक्रेट था, मेरी बिटिया जो है वो हवाई जहाज पकड़ के कल सुबह आके वोट गिरा के लौटी है। तो ये आप पढ़े लिखे लोगों की हालत समझ सकते हैं। तो ये एक जनरल मास में ये था। यूथ जो अनएम्प्लॉयड है उसको ये लग रहा है कि तेजस्वी जी ने एक प्रॉमिस किया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं ना, प्रॉमिस थोड़ा किया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मैंने तेजस्वी से इंटरव्यू भी किया, नुरुल हुदा साहब, और मैंने पूछा था और उन्होंने कहा था 11 तारीख से पहले मैं ब्लूप्रिंट भी दे दूंगा। भाई 2.5 करोड़ लोगों को 20 महीने में नौकरी देंगे, 30,000 रुपए भी कम से कम तनख्वाह होगी। आप तो अफसरशाह रहे हैं, नौकरशाह रहे हैं, तो 2.5 करोड़ को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 75,000 करोड़, साल के 9 लाख करोड़ कहां से आएंगे? कौन सा मनी प्लांट है? संदीप जी, लेट मी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10 लाख नौकरी का पर ईयर वादा किया था नीतीश जी ने। 10 लाख और 2.5 करोड़ में बहुत फर्क होता है। नहीं, मैं 2.5 करोड़ में एलिजिबिलिटी, आप 2.5 करोड़ फैमिलीज की बात आप कर रहे हो। फैमिलीज में, ईच फैमिली में इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे नौकरी के लिए हकदार हैं। आप बिहार में मैट्रिक, तो ये डिटेलिंग नहीं बताई ना, उसमें 10वीं पास कितने हैं, 8वीं पास, और अगर बिल्कुल ही अनपढ़ हैं तो सरकारी नौकरी लग कैसे जाएगी? 10th इंटर एंड ग्रेजुएशन का अगर आप, तो ये वादा करके चतुराई की है, चालाकी की है आप लोगों ने? नहीं, हमने एक कमिटमेंट दिया है, हमने एक कमिटमेंट दिया है। तो चलिए, इस कमिटमेंट पे प्रो इनकम्बेंसी हावी है या एंटी इनकम्बेंसी? बढ़ा हुआ वोट बैंक, बढ़ा हुआ 60% से ऊपर जाता है तो लालू 3 बार जीते, और 7-8% का अंतर या इजाफा होता है तो 3 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, 1 बार सत्ता के साथ गए। कैसे देख रहे हैं आप दिबांग? मुझे लग रहा है कि 2-3 चीजें मुझे अखर रही हैं वो मैं बता देता हूं। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं जो
का एक्सिस बैंक इंडिया का, क्योंकि और कहीं डिटेल कुछ सर्वे किसी ने किया ही नहीं, वजह ये है। या नहीं, अब ये कहना तो गलत होगा कि और कुछ नहीं था इसलिए ये आधा अधूरा मैंने ले लिया, हाँ। इसको मैं अपना मानता हूं। तो वो बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हालत क्या है? हालत एक सेकंड, आपके माइक में कुछ दिक्कत आ गई है। अब आप इस बात का जवाब देंगे, अभी ठीक करवा रहे हैं। क्या जरा फिर से एक बार, प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है जो ये बढ़ा हुआ मतदान हुआ? अगर हम लोग यही तय कर लेंगे तो समस्या ही हल हो जाएगी। तो अभी यहीं हम लोग नतीजा घोषित कर देंगे। तो इसमें मैं कहना ये चाहता हूं कि इस बार चुनाव में मुझे एक नई बात दिखाई पड़ी है, पहले भी दिखाई पड़ती थी लेकिन उतना ध्यान नहीं जाता था उसकी तरफ। वो ये है कि बिहार के बाहर के बिहारी से वोट पर कैसे पड़वाया जाए। इसमें महागठबंधन ने भी उसकी गोलबंदी करने की कोशिश की है और एनडीए ने भी उसकी बहुत बड़े पैमाने पर गोलबंदी करने की कोशिश की है। अनधिकृत सूत्रों से जो खबरें मिली हैं संदीप जी, अनधिकृत सूत्रों से खबरें मिली हैं 50 लाख से ज्यादा बिहार के बाहर के वोटर जो हैं किसी न किसी प्रकार बिहार ले जाए गए हैं। आज के अखबारों में ही खबर है कि पिछले 2 दिन में उसमें से करीबन 15 से 20 लाख लोग लौटे हैं अपने काम के ऊपर। एक अखबार में बहुत बड़ी खबर थी ये कि बिहार से बहुत बड़े पैमाने पर लोग लौट रहे हैं। स्वतः आए हैं या जो लाया है, जैसे हमने खुलासा किया था पिछले हफ्ते कि हरियाणा में सोनीपत से करनाल से स्पेशल ट्रेनें चली, वो तो और वहां पर सारे बिहार के जो हमारे प्रवासी थे वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों ने टिकट दिलाया और पैसे भी नहीं लिए। वो 4 ट्रेनों का किस्सा आ गया है बिल्कुल सामने साफ। 2 गुरुग्राम से चली, 2 करनाल से चली, लेकिन मैं तो 50 लाख वोटरों की बात कर रहा हूं जो बिहार से बाहर के हैं। उसको उसमें ऐसा माना गया है कि उसमें वही चुनावी मैनेजमेंट हुई है। हाँ, बहुत बड़ा। इसमें हर वोटर के ऊपर 3 से 4 लाख 4,000 रुपए खर्च हुए हैं कम से कम ले जाने वाले। तो वो कौन कर रहे हैं? वो एनडीए ने किया है कि महागठबंधन ने? ये मुझे तो लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन के मामले में दूसरी पार्टियों से तो चुनावी प्रबंधन हावी हो सकता है नतीजों पर। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, दूसरे महागठबंधन के नेताओं ने भी पहले अपील की थी कि जो छठ मनाने के लिए आए हैं वो बिना वोट डाले वापस न जाएं। उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश हुई है। जब 6 तारीख को वोट पड़ा था, उसमें जब मतदान ज्यादा हुआ था तो उसमें महागठबंधन की तरफ से तर्क भी ये दिया गया था कि ये हमारे लोग हैं, यहाँ रुक गए, उन्होंने जम के वोट किया है। तो दोनों तरफ से ये कोशिश हुई है बिहार के बाहर के बिहारी से वोट डलवाने की। और इसमें एक दिलचस्प बात जो दिखी है, एनडीए को चाहे बढ़त दी जा रही है पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पहली पसंद मुख्यमंत्री की तेजस्वी, इसको आप दिलचस्प मानते हैं क्या? देखिए, ऐसा इस मामले में आमतौर पर एक राय है कि तेजस्वी नंबर 1 पार्टी रहेंगे। वहां झंझट केवल इस बात का है कि उनके सहयोगी कैसा प्रदर्शन करेंगे। अगर उनके सहयोगियों ने पिछली बार ही अच्छा प्रदर्शन कर दिया होता तो अभी वो मुख्यमंत्री होते और सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे होते चुनाव। जनसुराज कम से कम 8% वोट हासिल कर सकती है। प्रणब भट्ट है हमारे दर्शक, अब देखिए वो ये दावा कर रहे हैं। अगर वास्तव में इनकी बात सही निकली और 8% वोट हासिल कर लिया तो बहुत सारा लौट पलट तो यही कर देंगे जनसुराज वाले। फिर तो सब कुछ, हाँ, सारे समीकरण ध्वस्त होते दिखाई देंगे। दिबांग, प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, जो मैं बात अपनी कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया के पोल पर। मुझे लगता है उससे थोड़ा बचना चाहिए। तो और क्योंकि आंकड़े ही नहीं है। अगर आंकड़े नहीं है तो इसलिए जमा खर्च कर रहे हैं। आंकड़े नहीं है इसलिए संदीप किसी गलत या अधपके या जो कंफर्म्ड आंकड़ा, मैं कंफर्म कर रहा हूं, कंफर्म्ड आंकड़ा जो नहीं है उसके आधार पर डिस्कशन करें। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सूझबूझ की बात नहीं होगी। हालत क्या है? हालत तो यह है संदीप कि आप देश की जनसंख्या कितनी है आप जो जानते हैं कि 2011 के बाद अब तक उसकी गिनती भी नहीं हुई है। तो आंकड़ा जो है यहां पर बड़ा मुश्किल खेल है। इन रिट्रोस्पेक्ट आप बता सकते हैं, यानी अगर आप पीछे देखें, मैं एक आंकड़ा, मैं छोड़िए एक्सिस माई इंडिया को, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि आप इन रिट्रोस्पेक्ट देखें। 84 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 का मार्जिन या उससे कम का मार्जिन था। 84 सीटें। 160 सीटें ऐसी हैं जहां 20,000 से कम का मार्जिन है। अगर इतने कम मार्जिन पर हम बात कर रहे हैं तो इस पे हम जब तक बहुत ज्यादा फर्म न हो जाएं, कंफर्म न हो जाए कि आंकड़ा सही है, अगर हम अनुमान लगाते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जो महिलाओं की बात हुई, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही कल से, पर एक महत्वपूर्ण बात जो देखने वाली यह है कि हम क्या कह रहे हैं कि आंकड़ा इसलिए बढ़ा वोटिंग का क्योंकि वहां पर सर लागू हुआ। ठीक है, उसमें सर को विस्तार से देखें, महिलाओं के नाम ज्यादा कटे उस सूची में से।
आप ये समझिए कि महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं, जो नामों को हटाया गया है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की उसमें महिलाओं के नाम ज्यादा कटे। अगर महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं तो ये क्या स्वाभाविक नहीं है कि जो महिला वोट जो पड़ा है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा दिखाई देगा? अनुपात में, परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहा हूं। नहीं है, वो तो आंकड़ों में भी अगर हम फिजिकली भी वो करें, 65 लाख लोगों ने ज्यादा वोट दिया। वो सिर्फ ये नहीं है, वो आपकी बात वो ठीक है, पर वो आंशिक है अपने आप में कि भाई कम लोग कट गए तो बढ़ा हुआ आंकड़ा दिखेगा, पर 65 लाख ज्यादा लोगों ने वोट दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। परसेंटेज अनुमान के तौर पर अगर एक बड़ी बात महिलाओं की जो आप बात कह रहे हैं, महिलाओं का जो आंकड़ा बढ़ा है वो सिर्फ एक ही जगह जाता दिख रहा है क्या? ये हम कैसे इस बारे में निष्कर्ष निकाल सकते? ये अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो फिर जो मैं पहले कह रहा हूं कि असली लड़ाई किस पर है? असली लड़ाई उस 10,000 रुपए और कास्ट पर है। अगर आप कास्ट पर टिके हुए हैं, मुझे लगता है कि ये कास्ट पर टिकेगा अभी राज्य। अभी वो स्थिति नहीं आई है कि ये कास्ट के पार जाए। एक नया युवा नेता वहां पर लगातार दिखाई दे रहे हैं, चाहे पासवान साहब के बेटे हों या लालू जी के बेटे हों। एक नए नेता आए हैं, लेकिन अभी भी कास्ट के चंगुल से निकलना मुश्किल है। और महिलाओं का अगर आप वोट देखें तो 2015 में 7% ज्यादा पड़ा था, ये आपके पास आंकड़ा है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई, 5%, 7%, 6% ज्यादा पड़ता रहा है। उसमें ज्यादा पड़ते हुए वोट में अगर SIR आ जाता है तो 8% का आंकड़ा मुझे चौंकाता नहीं। और बड़ी वजह ये भी है दिबांग, देखिए बहुत से लोग यहाँ पर नेशनल मीडिया में ये बात समझते नहीं है। जब वहाँ प्रवासी मजदूरों की इतनी बड़ी समस्या है, 74 लाख, वो तो मर्द जाएंगे ना, औरतें वहीं होंगी, बहुत से लोग नहीं, पुरुष नहीं आ पाते, महिलाएं तो वहीं गाँव में है तो वो वोट डालेंगी। तो 2010 से लगातार महिलाओं का वोट प्रतिशत या टर्नआउट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि प्रवासी पलायन वहां एक समस्या है। पर मैं इसका जवाब ये है संदीप कि ऐसा तो नहीं है कि प्रवासी 2010 से ही गए, उससे पहले जाते उससे पहले बहुत कम, यही तो आंकड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रवासी अगर ज्यादा गए तो वो हमेशा जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। उसमें इतना ज्यादा उछाल नहीं है। 7% तक का अंतर, 6% तक का अंतर पिछली बार भी था, इस बार 8% है ना। तो उससे ज्यादा मैं उसको नाप नहीं रहा हूं। मेरे ख्याल से जो असली लड़ाई है वो यही है कि क्या कास्ट एक बार फिर से हावी होती है। तो जातिगत समीकरण किसके पक्ष में काम करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हैं तेजस्वी यादव। MY कॉम्बिनेशन से आगे कुछ IP गुप्ता, नाम नहीं लिया है किसी ने, कल क्या IP गुप्ता की बहुत चर्चा होने वाली है, या कुशवाहा वोट बैंक की सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा कुछ कर पाए, या मुकेश सहनी का ही कुछ जादू चल गया, खुद चुनाव नहीं लड़ा है। कल काउंटिंग डे है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।